हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेरोल वर्क में। और आज हम सीखने वाले हैं पीएफ और ईएसआईसी के बारे में। इन सब के बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे आज। ईएसआईसी क्या होता है, व्हाट इज करंट रेट ऑफ ईएसआईसी, हाउ टू कैलकुलेट पीएफ और पीएफ क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआईसी स्कीम। ESIC is a contribution fund that enables Indian employees to participate in a self-finance healthcare insurance fund with contribution from both the employees and their employer. The scheme is managed by Employee State Insurance Corporation, a government entity that is a self-financing social security and labor welfare organization. The entity administrates and regulates ESIC scheme as per the rules mentioned in the Indian ESIC Act of 1948. ESIC is one of the most popular integrated need-based social insurance scheme among employees. The scheme protects employees' interests in uncertain events such as a temporary or permanent physical disability, sickness, maternity, injury during employment, and more. The scheme provide both cash benefit and health care. इसका सिंपल सा मतलब है कि दोस्तों ESIC जो हमारी स्कीम है, इसके अंदर हमारा एक मंथली कंट्रीब्यूशन फंड होता है जो एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है और एम्प्लॉय दोनों तरफ से जाता है। इस कंट्रीब्यूशन के तहत हम किसी भी बीमारी के अगर होते हैं, जैसे इन्होंने बीमारी दी है सिकनेस, मैटरनिटी, इंजरी, तो इसके लिए हमें कैश बेनिफिट भी मिलेगा और हम इसका इलाज भी करवा सकते हैं, वो भी मुफ्त के तौर पर। और ये हमारे ESIC एक्ट 1948 के में लिखा गया है। इसकी एलिजिबिलिटी किस कहाँ होती है ESIC की, तो ESIC स्कीम एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूड कॉर्पोरेट फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, ऑफिशियल, मेडिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशन। सच यूनिट आर कॉल्ड कवर। ये सारी यूनिट्स हमारी कवर होती है इसे ESIC के अंतर्गत। अगर ये सारी यूनिट कवर है हमारे उसके, तो ये अपने सभी एम्प्लॉइयों को ESIC का बेनिफिट देंगे। और इसका एक स्पेशल कार्ड भी बनता है, जैसे लोग आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता हो तो मैं आपको ESIC कार्ड भी दिखा दूंगा। इसके द्वारा आप जाके अपना इलाज करवा सकते हो मुफ्त में। ये ESIC जो होता है आपके पेरेंट, मम्मी पापा, सेल्फ स्पाउस और चाइल्ड का होता है। चाइल्ड में होता है कि 18 साल तक की एज तक के आप बच्चों का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हमारा आता है हाउ टू आइडेंटिफाई एलिजिबिलिटी एम्प्लॉयज़। कौन से एम्प्लॉय को हम आइडेंटिफाई करेंगे ESIC के अंदर एलिजिबिलिटी है। ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ कवर यूनिट्स हुज मंथली इनकम एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, बोनस, लीव एनकैशमेंट डज नॉट एक्सीड 21,000 पर मंथ। मतलब जिसकी सैलरी हमारी, उन एम्प्लॉयों की सैलरी जिसकी 21,000 पर मंथ है, वो सभी एम्प्लॉय हमारे ESIC के अंतर्गत आएंगे और उससे ज़्यादा वाले नहीं आएंगे। बट उस कंडीशन में ओवर टाइम को छोड़ के, बोनस को छोड़ के, लीव एनकैशमेंट को छोड़ के आर एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट अंडर द स्कीम। एम्प्लॉय अर्निंग डेली एवरेज बेसिस अप टू 176 आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ESIC कंट्रीब्यूशन। 176 पे आपके डेली के बेसिस के एग्जम्पशन मिलेगा आपको ESIC के अंदर। हाउ एवर एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट देयर शेयर फॉर द एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉयर जो हमारा है, इसका शेयर हम मंथली जमा करा देगा ESIC के ऑफिस में। व्हाट सैलरी कंपोनेंट एप्लीकेबल टू ESIC डिडक्शन। ESIC डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कैलकुलेट ऑन द एम्प्लॉयज़ ग्रॉस मंथली सैलरी। हमारी ग्रॉस मंथली सैलरी पे कैलकुलेट होता है।
Most popular face challenges in understanding ASI deduction rule because they are not clear about the concept gross salary. So let us explain this concept first. इन सभी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इस सबको मैं आपको एक एक करके अब समझाऊंगा। तो पहले है ग्रोस सैलरी एज। ग्रोस सैलरी इज डिस्क्राइब एज द टोटल इनकम अर्न बाय द एम्प्लॉय while working in their job before any deduction are made for health insurance, security and state and federal taxes. For ESIC calculate their comparisons of the all monthly payable amount such as जो हमारे मंथली के जो हमारे पेबल अमाउंट होंगे किस किस पे कैलकुलेट होता है, ये हमारी सीटीसी में होते हैं। हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, पर जो मोस्टली एक फिक्स किए गवर्नमेंट की तरफ से वो है। सबसे पहले आता है हमारा बेसिक, सेकंड आता है हमारा डिएडेंस अलाउंस मतलब टीए, फिर थर्ड है सिटी कंपल्सरी अलाउंस, फिर एचआरए अलाउंस, इंसेंटिव इंक्लूड सेल्स कमीशन, अटेंडेंस ओवर टाइम एंड पेमेंट, मील अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एनी अदर स्पेशल अलाउंस भी आते हैं इसके अंदर। द ग्रोस मंथली सैलरी हाउएवर डज नॉट इंक्लूड एनुअल बोनस सच एज ए दिवाली बोनस। इन दिवाली बोनस और एनुअल बोनस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रोस सैलरी के अंदर। रिटायर इनकेसमेंट कंपनसेशन एंड अब हमारे ESIC के जो कंट्रीब्यूशन बेनिफिट पीरियड होते हैं वो आ गए हैं, जैसे पेरोल एडमिनिस्टर ऑफ्टन फेस कन्फ्यूजन व्हेन एम्प्लॉयज सैलरी चेंजेस स्पेशली व्हेन द मंथली सैलरी एक्सीड ऑफ ESIC लिमिटेड। अब हमारी कंडीशन आ जाती है कि किसी की सैलरी 21,000 से ऊपर है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। जबकि इस कंडीशन में तब आती है जबकि हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च, और कैश बेनिफिट पीरियड होते हैं जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर। अगर मान लो एक बार किसी का ESIC कट गया तो 6 महीने तक तो कटेगा ही कटेगा। इस कंडीशन के लिए क्या कहा गया आप देखिए, टू हैंडल दिस सिचुएशन ESIC हैज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पीरियड ड्यूरिंग विच ESIC कंट्रीब्यूशन हैव ए कंटिन्यू इवन देन द सैलरी एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर जाती है 21,000 से। देयर आर 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड ईच ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन एंड 2 कॉरस्पेंडिंग बेनिफिट पीरियड आल्सो 6 मंथ। लाइक 6 महीने तक तो कटेगा ही कटेगा अगर किसी का कट गया तो। और ये कंट्रीब्यूशन पीरियड मैंने बता दिया फर्स्ट अप्रैल तो 30 सितंबर, 1 अक्टूबर तो 31 मार्च तक करता है। और कैश बेनिफिट पीरियड होते हैं 1 जनवरी तो 30 जून तक होते हैं, फिर 1 जुलाई तो 31 दिसंबर। आफ्टर commencement of the contribution period even if the gross salary of the contribution is deducted on the new salary, let us took an example understanding this better। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँ, जैसे दिया हुआ है इफ़ एन एम्प्लॉयज ग्रोस सैलरी इंक्रीज इन जून फ्रॉम 18,000 ESIC लिमिट के अंदर ही है पर अब 22,000 हो जाती है अबाउ ESIC लिमिट, तो द डिडक्शन एज विल बी कंटिन्यू हैपन द एंड ऑफ ESIC कंट्रीब्यूशन एग्जाम्पल सितंबर तक। अगर उसकी जून में सैलरी 18 थी अब 22 हो जाती है इंक्रीमेंट के कारण, तो अब उसका ऐसा नहीं है कि वो अपना अब नहीं कटवाए क्योंकि ESIC लिमिट हमारी 21 तक है पर अब उसकी सैलरी 22 हो गई। तो पर हमारे गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अंदर सीधा है कि अगर कोई भी ESIC के अंदर एक बार आ गया तो 6 महीने के बाद ही वह हट सकता है। जैसे एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन है, तो सितंबर तक इसका कंट्रीब्यूशन तो जाएगा ही जाएगा किसी भी हाल में, इसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता। अब आ गया हमारा ये एंड द डिडक्शन अमाउंट ऑफ फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द इंक्रीज ऑफ ग्रोस सैलरी। अब ESIC हमारा कैलकुलेट 22,000 पे ही होगा। एट द एंड ऑफ द कंट्रीब्यूशन पीरियड इफ द एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन ESIC लिमिट नो फर्दर डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन आर रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय विल बी कवर्ड अंडर द ESIC 30 जून फ्लोइंग ईयर। 30 जून तक रहेगा, उसके बाद तो होगा ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। सिमिलरली रूल्स अप्लाई फॉर एम्प्लॉयज सैलरी इंक्रीज इन सेकंड कंट्रीब्यूशन पीरियड। ESIC करंट जो रेट है हमारे वो सेकंड कंट्रीब्यूशन पीरियड में भी सेम ऐसे एप्लीकेबल। अब हमारे जो करंट ESIC रेट है करंटली एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन रेट विथ इफेक्टिव 1 जुलाई 2000, ये हमारा 19 से ही चेंज हुआ था, जो है 0.75 ऑफ द पेजेस ऑफ द एंड दैट द ऑफ एम्प्लॉयर का जाएगा
0.75 एम्प्लॉय का जाएगा 3.25 ऑफ द बेजेस पेबल रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन एवरी बेजेस पीरियड एम्प्लॉयज इन रिसिप्ट ऑफ द डेली एवरेज वेजेस 137 रुपये आर द एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट कंट्रीब्यूशन। 137 रुपये तो एग्जम्प्ट होंगे ही होंगे। अब ये मैंने आपको एक नीचे दिखा रखा है पहले और अब में क्या था। तो करंट था 0.5 था एम्प्लॉयज़ का और पहले 1.75 था। अब बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। अब आगे हम पीएफ के बारे में। जस्ट लाइक ESI scheme of the employee provident fund is a contribution fund with a contribution from both the employees their employer will of focus on ESIC scheme healthcare provident fund focus toward post the retirement income and benefit. EPF is a compulsory and contributive fund of the Indian organization under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Employee and employer contribution to employee provident fund EPF. For EPF, both the employee and the employer contribution equal amount 12% of the monthly salary of employees। मतलब सिंपल सा है। EPF भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जो गवर्नमेंट में कर रखी है जिसका रिटायरमेंट बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का 12% कटता है। 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉय का, ये दोनों परसेंट आपका कटेगा और आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। ये स्कीम हमारे किसके अंदर आती है? प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत। अब मैं आपको इसका वो भी बताने वाला हूँ कि इसका बाइफिकेशन जो होता है वो कैसे होता है। 12% हमारा तो डायरेक्ट जाता है, पर जो एम्प्लॉयर का होता है वो पूरा 12% नहीं जाता, उसका 2 टुकड़ों में जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक होता है पेंशन और एक होता है पीएफ। तो एम्प्लॉयर का 2 पार्ट में पैसा जाता है, उसका आधा % पेंशन में जाता है और आधा पीएफ में जाता है। एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट मोर देन 12% देयर सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मैं 12% अपने पीएफ में तो जाता ही, अगर उससे ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए पीपीएफ है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। हाउ एवर द एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड द मैच द एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल सा है, एम्प्लॉय के लिए वो अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, पर 12% तो करेगा, पर बीपीएफ के लिए नहीं करेगा। बीपीएफ का एम्प्लॉय करेगा जितना कर सकता है। फॉर पीपीएफ कंट्रीब्यूशन द सैलरी कंपेरिजन फेवर कॉम्पोनेंट। पीएफ कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं जिस पे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट है बेसिक वेजेस, डीए डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस। इस पे कैलकुलेट होता है। अब ये कैसे होता है वो भी देख लीजिए। द एम्प्लॉयर मंथली कंट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1800। मैक्सिमम 1800 कर सकता है। इवन इफ द एम्प्लॉय सैलरी एक्सीड 15,000, जब इससे ज़्यादा होती है तब द एम्प्लॉयर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट ओनली 1800, 12% ऑफ द 15,000। मतलब 15,000 का 1200 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब डिटेल ऑफ ईपीएफ। द स्टैच्यूटरी कंप्लायंस एसोसिएटेड विद पीएफ कंट्रीब्यूशन हैज़ सम लेजर नाउ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ द कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मैंने बताया था जैसे एम्प्लॉय का तो फिक्स होता है, जो एम्प्लॉयर का होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पेंशन होता है, एक प्रोविडेंट होता है। तो पहला है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का 3.67% ही जाता है। और ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पेंशन में एम्प्लॉयर का 8.33% जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमारा पेंशन में एम्प्लॉय का कितना जाता है और उसका कितना जाता है। हेलो दोस्तों, ये है मेरी एक्सेल शीट जिसमें मैं आपको पीएफ की कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। ये मेरा पहला बेसिक है, एचआरए है, स्पेशल है, एजुकेशन अलाउंस है, सुपर एनुएशन है, कार कैश आउट अलाउंस है, कार ऑपरेटिंग है, स्टैच्यूटरी बोनस है, ऑडिटेड ग्रॉस है, आप देख सकते हैं। और ये बेसिक सैलरी, हमारा पीएफ इसी पे कैलकुलेट होता है। देखिए ये जो मेरा ये लास्ट में दिख रहा है ये, तो ये जो मेरा बेसिक अर्निंग होती है ना उस पर कैलकुलेट होता है। तो ये मेरा पीएफ का मैंने दिखाया आपको, ये पीएफ पहले से कटा हुआ है, सैलरी रजिस्टर है मेरे पास, और ये मैंने खुद कैलकुलेट किया। तो ये आपको देख सकते हैं कैसे हो रहा है। ये मैं आपको फार्मूला दिखा सकता हूँ। देखिए ये आपका इसी का मेरा बी जो है B2, ये मेरा ये वाला है, आप देख सकते हैं इस पर निशान आ रहा होगा। इसका 12% ये कट गया है। देखिए ये कैलकुलेशन और मेरी कैलकुलेशन देखिए दोनों मैच कर रही है। मैंने फार्मूला लगा के यहाँ चेक भी कर लिया है।
सेकंड सीट आती है हमारी, ये मेरी पीएफ की है, स्टैचुरी वाली सीट होती है जिसमें देखिए सब बना हुआ है पेन बेजेस। मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पीएफ। ये देखिए मैंने इसमें भी फॉर्मूला लगा रखा है, जस्ट इसके बगल में चेक कर रखा है ये, और ये मेरी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट मैच कर रही है। एक बीपीएफ होता है पर बीपीएफ किसी ने कटा नहीं है। अकाउंट नंबर 1 है हमारा पेंशन वाला होता है, ये पेन बेजेस का 8.63% कटता है। फिर जो हमारा अकाउंट नंबर 1 होता है, ये पीएफ में से अकाउंट नंबर 10 माइनस कर देता है, अकाउंट नंबर 1 आ जाता है। अकाउंट नंबर 2 में होता है हमारा पीएफ ग्रोस का 0.5% जाता है। अकाउंट नंबर 21 में इले वेजेस का 0.5% जमा होता है। ये मेरी स्टैचुरी की रिपोर्ट है, मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए विदा में थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।